जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यात्रा बस में। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं इस खूबसूरत से हमारे भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कहे जाने वाला लेह लद्दाख का टूर आपको कैसे करना है। दोस्तों, अगर आप लेह लद्दाख जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको इस खूबसूरत से पहाड़, इस खूबसूरत से वादियों को घूमने के लिए आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी पड़ेगी। हमारी यात्रा श्रीनगर से स्टार्ट करें तो कितने दिन की आइटनरी बनेगी, मनाली से स्टार्ट करें तो कितने दिन की आइटनरी बनेगी, रुकने की क्या बंदोबस्त है, कहाँ कहाँ नाइट स्टे रहेगा, मोबाइल नेटवर्क की क्या बंदोबस्त है, साथ ही साथ खाने पीने की क्या बंदोबस्त है, और हमारा इस पूरे लेह लद्दाख को घूमने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहेगा मेरी वीडियो में, एक एक करके सभी बातों को मैं विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस लेह लद्दाख को घूमने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए आइए मेरे साथ घूमिए इस खूबसूरत से लेह लद्दाख को। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि लद्दाख पहुंचने के क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं। बेसिकली दोस्तों, अगर लद्दाख पहुंचने की बात की जाए तो ये दो ऑप्शन आते हैं। एक रूट तो है दोस्तों आपका मनाली होते हुए, और दूसरा रूट है आपका दोस्तों कश्मीर वाया कारगिल होते हुए आप लद्दाख पहुंच सकते हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास एक और ऑप्शन आता है, वो है आपका फ्लाइट का। अगर आप बाई रोड यात्रा नहीं करना चाहते हैं और अगर अपना समय बचाना चाहते हैं तो उस केस में आप डायरेक्टली फ्लाइट से भी आप लेह आ सकते हैं, और लेह पहुंचने के बाद आप पूरे लद्दाख को एक्सप्लोर कर लीजिए। उसके बाद वापसी अपनी फ्लाइट से ही लेह से वापस जा सकते हैं। दिल्ली से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी लेह के लिए। 1 से 2 फ्लाइट आपको मुंबई से भी डायरेक्ट मिलेंगी, साथ ही साथ आपको चंडीगढ़ से भी 1-2 फ्लाइट्स आपको देखने को रेगुलरली मिल जाएंगी। तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आप इस विंडो से आप मनोरम दृश्य देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है, माउंटेन ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो डायरेक्टली ले आ सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूर मिस कर देंगे अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो, वो है आपकी बाई रोड जर्नी की ये खूबसूरत सी वादियाँ। चाहे आप मनाली होके आइए, चाहे आप कश्मीर होके आइए, ये दोनों ही मार्ग से बाई रोड का जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज़्यादा सुगम मैं मानता हूँ। कुछ बाइकर्स आते हैं जो कि टोटल बाइक ट्रिप ही करते हैं। वैसे तो दोस्तों बाइक रेंट पे आपको मनाली से भी मिल जाएगी, साथ ही साथ श्रीनगर से भी मिल जाती है। अगर आप डायरेक्टली फ्लाइट से आते हैं लेह, तो लेह में भी बाइक रेंट पे मिलके आप नुब्रा, पेंगोंग या फिर तुरतुक वैली जा सकते हैं बाइक हायर करके। हिमालयन बाइक्स और रॉयल एनफील्ड बाइक्स आपको रेंट पे इजीली मिल जाते हैं। कॉस्ट की बात की जाए तो 1500 से 2000 रुपये पर डे का होता है, और आपका इसमें फ्यूल अलग होता है, वो आपका स्वयं का रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप बाइक से भी आते हैं तो ये आप लोग प्रीफर कर सकते हैं। मेरा यात्रा जो दोस्तों मैंने अपना पर्सनल जो टूर किया वो मैं स्टार्ट करता हूं अपनी यात्रा श्रीनगर से। और श्रीनगर पहुंचने के लिए आप देश के विभिन्न शहरों से, विभिन्न राज्यों से बाई रोड के माध्यम से, बाई फ्लाइट के माध्यम से, साथ ही साथ श्रीनगर में रेलवे स्टेशन भी है जो कि वंदे भारत का कनेक्टिविटी जम्मू तवी से बहुत अच्छी हो गई है। आप उसके माध्यम से भी श्रीनगर आ सकते हैं। तो मैं अपनी यात्रा का प्रारंभ करता हूँ श्रीनगर से। अब श्रीनगर से जैसे अपनी यात्रा स्टार्ट करता हूँ तो पहला दिन मेरा जो पड़ाव रहता है वो स्टे रहता है सोनमर्ग से। मैं कश्मीर का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि मुझे कश्मीर भी घूमना था, साथ ही साथ मुझे लद्दाख भी घूमना था। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो दोनों ही केस में डिस्टेंस ऑलमोस्ट बराबर पड़ते हैं। 40 किलोमीटर केवल छोटा होता है हमारा कश्मीर वाला मार्ग, और 40 किलोमीटर हमारा लंबा पड़ता है मनाली वाला मार्ग। तो आपके ऊपर है, क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है वो आपको लगभग इक्वल देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मेरा पहला पड़ाव होता है सोनमर्ग में। सोनमर्ग में मैं नाइट में स्टे किया। सोनमर्ग में किस तरीके के होटल मिलेंगे, चलिए आइए मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सोनमर्ग में। तो पहला जो आपका नाइट स्टे रहेगा वो सोनमर्ग में रहेगा, और मेरे पीछे ये होटल है सोनमर्ग का, जो कि प्रॉपर सोनमर्ग के विलेज में स्थित है। तो पहला दिन जो अपना रहेगा अराइवल, चाहे श्रीनगर से हो चाहे जम्मू तवी से हो, हम सबसे पहले अपना स्टे देते हैं सोनमर्ग में। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे अगले पड़ाव की तरफ, और वो है हमारा लेह का, जो कि यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर की जर्नी हमने को कल करनी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रूम्स दिखा देता हूँ। इस तरीके के आपको अराउंड डबल शेयरिंग पे रूम मिल जाएंगे, जो कि काफी स्पेशियस है। और अगर व्यू की बात की जाए तो यहाँ से आपको बालकनी भी मिल जाता है, लेकिन अभी नाइट है करके मैं आपको व्यू नहीं दिखा सकता। और काफी अच्छा सा यहाँ पे टीवी है, ड्रॉस कबर्ड सब दिया हुआ है। तो इस तरीके का रूम आपको जनरली सोनमर्ग के अगर आप होटल लेते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लाइक आपको अगर यहाँ के स्टे की बात की जाए विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर तो आपको 3500, 4000, 4500 डिपेंड्स ऑन की कैटेगरी कैसा है। ये जो मेरा रूम है ये मेरे को पड़ा है 4200 रुपीज पर नाइट के लिए।
तो आप ऐसा स्टे बना सकते हैं सोनमर्ग में। और इसके बाद हम कल निकलेंगे लेह के लिए। अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे क्योंकि कल की जर्नी बहुत ज्यादा लंबी है, लगभग 350 किलोमीटर का फासला तय करना है। तो उस हिसाब से हम अपना जर्नी करते हुए फाइनली पहुंचेंगे लेह। तो दोस्तों नेक्स्ट मॉर्निंग मैं निकल पड़ा सोनमर्ग से लेह के लिए। मेरा दूसरा दिन जो था सोनमर्ग से डायरेक्ट लेह का था, लेकिन सोनमर्ग से जो लेह की दूरी है वो लगभग 360 से 370 किलोमीटर की हमारी जर्नी थी, जो कि काफी ज्यादा लंबी जर्नी थी। सोनमर्ग से जैसे दोस्तों मैं निकला जोजिला के लिए, रास्ते थोड़े सकरे थे और रास्ते भी थोड़े बहुत खराब देखने को मिले। फाइनली जैसे मैं जोजिला पहुंचता हूं तो स्नोफॉल बहुत ही ज्यादा मात्रा में होने लग जाती है, क्योंकि सोनमर्ग से जोजिला जब आप जाते हैं तो जोजिला काफी ज्यादा हाइट पे होने की वजह से 0 पॉइंट पे भरपूर बर्फ देखने को मेरे को मिली। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं सोनमर्ग से लगभग 1 घंटे के आगे, जो कि है यहाँ पे 0 पॉइंट। और पीछे का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं अभी कार से बाहर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा। और मेरे पास कोई भी ऐसा वाटरप्रूफ रेनकोट वगैरह या फिर वाटरप्रूफ जैकेट नहीं है जिससे मैं यहाँ पे बाहर जाके एंजॉय कर सकूँ। तो ये सोनमर्ग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित ये 0 पॉइंट पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा स्नोफॉल हो रहा है। और यहाँ पे रील्स वगैरह भी अक्सर लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे आप आके कुछ समय रुक सकते हैं और इसके बाद आप आगे प्रस्थान कर सकते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि आएगा कारगिल। तो कारगिल अभी पहुँचेंगे, लेकिन स्नो बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है मई के मंथ में। देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं पूरी पैक स्नो के साथ, इस तरीके से पूरी भरी भरकम स्नोफॉल। तो दोस्तों मैं 0 पॉइंट से आगे का जो सफर था वो द्रास की तरफ था, और 0 पॉइंट से द्रास के लिए जब आप जाते हैं तो आपको खूबसूरत से द्रास की वादियां देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ भारत का सबसे ठंडा जगह जो बोला जाता है वो ये द्रास ही है। तो द्रास में भी दोस्तों आप यहाँ पे अपना कुछ समय रुक के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा सकते हैं, क्योंकि रास्ते बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। चलिए दोस्तों हम लोग अभी सोनमर्ग से निकल के लगभग 2.5 घंटे का सफर करके फाइनली हम इस जगह पे पहुंचे हैं, जो कि है ये द्रास। और द्रास से अब यहाँ से अराउंड 55 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा कारगिल। तो कारगिल में हम जाएंगे वहाँ पे वॉर मेमोरियल पे। अभी यहाँ पे स्नो तो कम हो गई है, स्नो यहाँ पे ना के बराबर है। पीछे देख सकते हैं माउंटेन बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं इस द्रास पे, और यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 0 डिग्री टेम्परेचर अभी यहाँ पे है। और अभी इसके बाद कारगिल पहुँचेंगे, कारगिल पहुँच के फिर वहाँ पे हम वॉर मेमोरियल पे विजिट करेंगे और वहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ का व्यू, वहाँ का नज़ारा है। तो चलिए अभी आगे चल के आगे इसका सीन मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे कारगिल वॉर मेमोरियल पे, जो कि मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा सा नेशनल फ्लैग है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्मारक बनी गई है जो हमारे जवान शहीद हुए थे इस युद्ध में, जिसको कारगिल युद्ध बोला जाता है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। म्यूज़ियम के अंदर आप जो देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन आप बाहर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करवा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है, आप देख सकते हैं पूरे माउंटेन के बीचों बीच में ये कारगिल वॉर मेमोरियल स्थित है। और इसकी जो लोकेशन है दोस्तों वो प्रॉपर कारगिल में नहीं है, कारगिल से आपको लगभग 50 किलोमीटर पहले ही जब आप द्रास पार करते हैं, द्रास पार करते साथ ही आपको ये वॉर मेमोरियल का म्यूज़ियम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आइए, कुछ समय आधे घंटे का लगभग समय लगेगा। यहाँ पे आने से पहले आधार कार्ड ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आधार कार्ड की यहाँ पे एंट्री होती है, उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और इस खूबसूरत से वॉर मेमोरियल पे आइए, विज़िट कीजिए। और यहाँ पे कुछ कैंपस से बने हुए बुग्याल टाइप के, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। और इसके बाद निकलेंगे हम कारगिल की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं लगभग कारगिल से 50 किलोमीटर आगे एक मुलबेख नामक स्थान है, यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको माउंटेन्स कुछ ऐसे दिखेंगी कि दोनों साइड लाइक डेजर्ट है और पूरा एक रेगिस्तान जैसा ये पहाड़ दिख रहा है, यानी कि पूरा ब्राउन 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 आप देख सकते हैं। किसी भी दिशा में आप देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से ये पहाड़ हैं। तो यहाँ पे भी आप कुछ समय रुक के ज़रूर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराइएगा, क्योंकि ये ऐसा दृश्य आपको आगे नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि लेह लद्दाख की ट्रिप करनी है तो आप बाई रोड ट्रिप ही कीजिए, क्योंकि फ़्लाइट से डायरेक्टली लेह पहुँचेंगे और फ्लाइट से ही वापस चले जाएंगे, तो ऐसे आपको अनोखे दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सब का फ़ायदा आपको दोस्तों केवल रोड ट्रिप में ही आता है, चाहे आप बाइक से जाइए चाहे आप 4 व्हीलर से जाइए। तो यहाँ पे कुछ समय आइए, मुलबेख नामक एक जगह है, यहाँ पे आप जैसे क्रॉस करेंगे वो बाज़ार को ये ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे। तो मैं कुछ समय के लिए रुका था, अब इसके बाद यहाँ से मेरा लगभग 180 किलोमीटर अभी लेह बच जाता है। तो रोड्स तो काफ़ी टॉप एंड टॉप है, अपने का अराउंड लगभग 4 घंटे से 5 घंटे का समय अमूमन लगेंगे। तो दोस्तों कारगिल घूमने के पश्चात अब मैं निकल पड़ा अपने लेह के लिए, और लेह फाइनली आज मेरा विराम रहेगा, क्योंकि लेह पहुंचते पहुंचते मुझे अंधेरा हो जाता है और मैं लेह में आज रातकालीन विश्राम करता हूं। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं कि लेह के होटल कैसे थे। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग लेह पहुंच चुके हैं और लेह के होटल पे आ चुके हैं। इस तरीके का आपको डबल बेड का
रूम देखने को मिल जाएगा। लेह में बेसिकली अगर आप इस तरीके का अगर डिलक्स या सुपर डिलक्स रूम्स देखते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट पड़ती है वो लगभग आपको 3,500 रुपए की पर नाइट का स्टे पड़ता है। इसीलिए लेह का पैकेज थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इसका रीजन ये है कि लेह केवल 4 से 5 महीने का सीजन होता है, इसलिए यहाँ के रेट्स थोड़े से हाई होते हैं, क्योंकि ये बाकी पूरा साल और पूरा महीना बंद रहता है। तो कुछ शॉर्ट टाइम का सीजन होने की वजह से रेट्स में यहाँ पे थोड़े से अपर आपको रेंज के देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से, लेकिन काफी अच्छा होटल है, डिसेंट होटल है। तो इस तरीके का आप यहाँ आइए, अपना स्टे बना के आप कल हम लोकल करेंगे लेह का साइड से। दोस्तों लद्दाख का जो दूसरा दिन होता है वो होता है लेह का लोकल साइट सीइंग, क्योंकि लेह में हमको टेम्परेचर में सेट होने के लिए हमको एक दिन का समय देना पड़ता है अपनी बॉडी को, ताकि आपको नुब्रा पेंगोंग और खारदुंगला छांगला पास जैसे ये बर्फीले इलाके में आपको किसी भी तरीके की कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम ना हो। इसलिए दोस्तों आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप दूसरा दिन लेह का लोकल साइट सीइंग कीजिए। मैं निकल पड़ता हूँ लोकल साइट सीइंग के लिए, जिसमें से सर्वप्रथम मेरा पॉइंट आता है हॉल ऑफ फेम। इस हॉल ऑफ फेम की जो एंट्री टिकट थी वो 125 रुपए की थी। साथ ही साथ इस हॉल ऑफ फेम में रात के वक्त में लाइट एंड साउंड शो होता है, उसका अलग से टिकट होती है, जो कि उसका कॉस्ट भी 125 रुपीज होता है। हॉल ऑफ फेम में दोस्तों आपको यहाँ पे लद्दाख की हिस्ट्री दिखाई गई है, साथ ही साथ लद्दाख की ज्योग्राफी, लद्दाख का कल्चर, लद्दाख का बुद्धिस्ट लाइफ, साथ ही साथ यहाँ के लद्दाख के रूरल एरियाज कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में, फ्लोरा एंड फाउना के बारे में, साथ ही साथ यहाँ पे वॉर मेमोरीज भी आपको देखने को मिलेंगी, वेपन्स देखने को मिलेंगे जो हमारे युद्ध के समय पे यूज़ हुए थे या फिर हमने पाकिस्तान से कब्जाया हुआ जो वेपन्स थे, उन सब का यहाँ पे एक म्यूजियम है, संग्रहालय है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इस हॉल ऑफ फेम में। तो यहाँ पे आप आइए, आधे घंटे से 45 मिनट का समय आपको ज़रूर लगेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये हॉल ऑफ फेम एक म्यूजियम बनाया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ, वो है हमारा गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, यानी कि गुरु नानक साहिब जी का एक विशाल, भव्य और काफी ऊंचाई पे बना हुआ एक गुरुद्वारा। यहाँ पे दोस्तों निरंतर रूप से लंगर भी चलते रहते हैं, तो यहाँ पे भी आप आके भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और इसके पश्चात आप निकल पड़े अपने अगले साइट सीइंग की तरफ, जो कि है आपका मैग्नेटिक हिल। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं लद्दाख के एक अगले पॉइंट पे, जिसको बोला जाता है मैग्नेटिक हिल। यहाँ पे भैया बताएंगे, बताइए यासिर भाई क्या बता रहे हैं आप? जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी ऐसे चढ़ाई है जी, तो गाड़ी यहाँ पे पूरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, अपने आप चढ़ेगा। ठीक है, छोड़िए। इन्होंने हाँ क्लच ब्रेक से दोनों से पैर हटा दिया और हमारी गाड़ी देखिए मूव करना स्टार्ट कर दी। तो ये मैग्नेटिक हिल बोलते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे गाड़ी मूव करती है। अभी भैया कोई भी ना एक्सेलरेशन दिए है और ना किसी तरीके कुछ, और गाड़ी न्यूट्रल है। फर्स्ट गियर पे, सेकंड गियर में तो गाड़ी चल भी देती है स्लो मोशन में। यहाँ से आगे स्लोप है, वहाँ से और फिर आगे स्लोप है, देख सकते हैं। तो स्लोप में तो गाड़ी जाहिर सी बात है ढाल होगी। तो ये मैग्नेटिक हिल है। अब हम थोड़ा किनारे रुक के आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आ चुके हम लोग अभी मैग्नेटिक हिल पे बाहर उतर के। जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप ये रोड देख रहे हैं, वहाँ से देखिए जो अभी एक और अर्टिगा आ रही है, वो अर्टिगा अभी हल्का चढ़ाई पे है। तो अगर न्यूट्रल कर दिया जाए तो जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी तो भी मूवमेंट कर रही है। तो यहाँ मैग्नेटिक हिल पे आइए, कुछ समय यहाँ पे भी बिताइए और काफ़ी शानदार व्यूज है यहाँ पे चारों तरफ। यहाँ पे हमारे लेह के माउंटेन्स काफ़ी खूबसूरत है। कुछ समय यहाँ बिताइए और इसके बाद आप अपने अगले स्पॉट पर जाएंगे, जो कि यहाँ से भी थोड़ा आगे है, इसको बोला जाता है संगम व्यू पॉइंट। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे संगम व्यू पॉइंट पे, जो कि लेह का एक और प्रसिद्ध पॉइंट है। यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा संगम पॉइंट। वहाँ पे नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, कुछ राफ्टिंग वगैरह भी होती हैं। और वो जो आप रिवर्स देख रहे हैं वो है जंस्कार रिवर, और ये जो इधर से रिवर आ रही है ये इंदस रिवर आ रही है। और दोनों मिलके फिर आगे एक इंदस का नाम ले लेती है। वैसे नाम इंदस आगे कॉन्फ्लुएंस के बाद इसलिए है क्योंकि बड़ी नदी ये है, इसलिए आगे इंदस का नाम लिया जाता है, जिसका मात्रा ज़्यादा होता है पानी का, इसलिए उस नदी का नाम आगे पड़ता है। तो यहाँ पे संगम है और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से पूरे माउंटेन रेंज का। कुछ समय यहाँ पे भी बिताइए। अगर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो राफ्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्लो ज़्यादा होता है तो उस बीच में राफ्टिंग यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। तो आइए कुछ समय यहाँ पे बिताइए और इसके बाद निकलेंगे आज लेह के होटल पे। दोस्तों नेक्स्ट साइट सीइंग की बात की जाए, जो कि आज लेह का अगला पॉइंट है हमारा, वो है शांति स्तूप। शांति स्तूप में दोस्तों जैसे आप एंट्री लेते हैं, यहाँ पे आपको 50 रुपए की एक एंट्री टिकट कटानी पड़ती है। इसके पश्चात आपको थोड़ा सा पैदल ट्रैक करना पड़ेगा, लगभग 2 से 3 मिनट का। इसके पश्चात आप यहाँ पे शांति स्तूप में आते हैं, जो कि काफी बड़ा प्रांगण है। जिस तरीके से बिहार के राजगीर में
बड़ा कैंपस है, इसी तरीके का यहाँ पे भी आपको कैंपस देखने को मिलेगा। इस शांति स्तूप में दोस्तों मेडिटेशन भी हॉल है, तो आप जाके अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आपको पूरे लेह सिटी का एक खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा जो कि लद्दाख की कैपिटल है। तो यहाँ से आप व्यू लीजिए और इसके पश्चात यहाँ से आप निकल पड़िए अपने अगले साइड सीनिंग की तरफ जो है आपका लेह पैलेस। दोस्तों लेह पैलेस भी काफ़ी हाइट पे बना हुआ है और यहाँ से भी आपको पूरे लेह सिटी का, लेह मार्केट का आपको एक खूबसूरत सा व्यू देखने को मिल जाएगा। ये राजाओं का किला था उस समय पे जब यहाँ पे रिम्पोची बुद्धिस्ट लोगों का भी यहाँ पे आवागमन नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पे भी आप आइए। लेह पैलेस में भी दोस्तों आपको यहाँ पे 25 रुपए की एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी। इसके पश्चात आप यहाँ पे कुछ म्यूजियम्स देखने को मिलेंगे, कुछ आपको तस्वीरें देखने को मिलेंगी। ये सारी चीज़ें करने के पश्चात आप लास्ट में शाम के वक्त में लेह की मार्केट चले जाइए या फिर लेह का मॉल रोड चले जाइए। वहाँ पे कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं वो करके आप अपना रात्रिकालीन पे विश्राम बना लीजिए। कुल मिला के दोस्तों आपका जो नाइट स्टे रहेगा लेह में रहेगा सेकंड नाइट। बात करते हैं दोस्तों हम लोग अपने लद्दाख टूर की अगले दिन की बात। अगला दिन दोस्तों लेह से नुब्रा का रहेगा। चलिए आइए उसके बारे में भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग लेह से निकलने वाले हैं नुब्रा के लिए, जिसका तकरीबन डिस्टेंस की बात की जाए तो 135 के आसपास डिस्टेंस है अपना। और अभी फ़िलहाल हम लेह में मॉर्निंग सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और यहाँ से हम लोग तकरीबन निकलेंगे 9 बजे। और नुब्रा से आज लेह से निकल के हम नुब्रा जब पहुँचेंगे तो नुब्रा में हमारा सैंड ड्यून्स रहेगा, वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हमको वहाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों लेह से नुब्रा जाते वक्त हमको 1 घंटे के अपना सफ़र तय करने के पश्चात हम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं आज के इस सफ़र में, वो है हमारा खारदुंगला पास। दोस्तों खारदुंगला पास बेसिकली 17,982 यानी कि तकरीबन 18,000 फीट पे स्थित है। और ये खारदुंगला पास में दोस्तों आपको डेफिनेटली हल्की हल्की ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आपको महसूस होगी, क्योंकि मुझे भी ब्रीथिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर आप अपने पास एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर रखेंगे जो कि ऑनलाइन वगैरह फ्लिपकार्ट अमेजोन पे आपको ईजिली मिल जाते हैं, वो अगर आप वो कैरी करेंगे तो आपकी सहूलियत के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। खारदुंगला पास में दोस्तों यहाँ पे स्नो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी अगर आप समर वगैरह के टाइम पे आ रहे हैं तो। अभी मैं आगे वीडियो में बात करूंगा कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है लेह लद्दाख घूमने के लिए। तो आप अगर स्नो के पर्पस से आ रहे हैं तो समर में आपको भरपूर बर्फ देखने को मिल जाएगी खारदुंगला पास में, वहाँ पे भी आप आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको माउंटेन के ऊपर ग्लेशियर्स भी देखने को मिलेंगे और ऑक्सीजन लेवल का थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, अदरवाइज खारदुंगला पास में आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी। तो दोस्तों 5 से 10 मिनट ही आप खारदुंगला पास में दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देर आप रुक नहीं पाएंगे ड्यू टू यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा होती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ से 10-15 मिनट बिता के आप निकल पड़िए अपने नुब्रा के लिए। दोस्तों नुब्रा पहुंचने से पहले 1 घंटे पहले आपको इस तरीके से एक खुले रोड देखने को मिलेंगे जो अक्सर आप वीडियो या फिर रील वगैरह में देखा करते थे। इसी रास्ते से दोस्तों जो राइट की तरफ रास्ता जा रहा है, ये रास्ता दोस्तों एक्चुअल में सियाचिन की तरफ जा रहा है, जो कि आपने नाम सुना होगा। सियाचिन में भी हमारी इंडियन आर्मी तैनात है, यहाँ पे युद्ध भी हुआ था, लेकिन सियाचिन तक हमको जाने नहीं दिया जाता। अगर आप सियाचिन घूमने जाना चाहते हैं तो एक दिन आप नुब्रा में और अपना स्टे बना के सियाचिन बेस कैंप तक जा सकते हैं और वहाँ भी आप घूम सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हुए फाइनली हम पहुँचेंगे नुब्रा। लेकिन नुब्रा में भी दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि नुब्रा पहुँचने से पहले यहाँ पे जो श्योक रिवर है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, जैसे कि राफ्टिंग वगैरह होती है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ATV मोटर राइडिंग भी होती है। ये सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गो कार्ट भी होता है, तो गो कार्ट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये सारी चीज़ें करते हुए नुब्रा के अगले पॉइंट पे हम बढ़ेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा जो आता है वो आता है यहाँ का डिस्किट मोनेस्ट्री। डिस्किट मोनेस्ट्री में दोस्तों यहाँ पे 50 रुपए की आपको एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी और डिस्किट मोनेस्ट्री में पार्किंग एरिया से उतर के आप एक लॉर्ड बुद्धा जी की एक बड़ी सी प्रतिमा देखेंगे। चलिए आइए मैं वहाँ भी चल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ फाइनली नुब्रा वैली में, और नुब्रा वैली में जहाँ हमारा स्टे होगा वो जगह का नाम है हुंदर। लेकिन अभी हुंदर से मैं 15 किलोमीटर पहले एक पॉइंट पे आया हूँ, एक गांव पे आया हूँ जिसका नाम है डिस्किट मोनेस्ट्री। मेरे पीछे देख सकते हैं एक बड़ी सी हमारे बुद्धा जी की स्टैचू देख रहे होंगे आप। यहाँ पे आप आ सकते हैं और काफ़ी अच्छी मोनेस्ट्री है। यहाँ से जो पूरा व्यू है आपको माउंटेन रेंज का वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहित कर देगा। मेरे बैक साइड का देखिए, वहाँ पे श्योक रिवर पीछे बह रही है और यहाँ पे गाँव और इधर ऊँचे ऊँचे माउंटेन्स। डिस्किट मोनेस्ट्री में दोस्तों जैसे आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे पत्थर से लोग विशेष भी मांगते हैं, शायद यहाँ पे ऐसी मान्यता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें भी अगर कुछ विशेष मांगना चाहते हैं तो यहाँ पे पत्थर को एक के ऊपर एक जमा के रख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं नुब्रा में, यहाँ पे टेंट स्टे पे। और कैसा टेंट स्टे होता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको देख सकते हैं, आपको प्रॉपर डबल बेड के रूम्स मिलते हैं। इसमें आपका अगर 3 मेंबर हैं तो एक साइड में और बेड लगा दिया जाता है, हालांकि वो दूसरे टेंट्स में है। तो काफ़ी स्पेशियस रूम है और यहाँ पे एक सेंट्रल लाइट आपको दे दी जाती है CFL की।
और इस तरीके से यहाँ पे आपका टेंट स्टे होता है। तो इसका एक एक्सपीरियंस अलग होता है। जिस तरीके से जैसलमेर में सैंड ड्यून्स पे आपने स्टे किया होगा या देखा होगा अपने वीडियोस वगैरह में, वैसा ही यहाँ का स्टे है जो कि काफ़ी अच्छा है। और बाहर का व्यू मैं आपको भी दिखाऊंगा। और बात की जाए वॉशरूम की, कि टेंट पे अक्सर सोचते हैं कि वॉशरूम की क्या सुविधा है, तो वॉशरूम भी दोस्तों आपका इस तरीके से अटैच होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आराम WC है, नहाने का भी है, वॉश बेसिन है, और यहाँ पे आपको तैयार होने के लिए ड्रेसिंग भी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बाहर भी आराम से अपना शाम के वक्त बॉनफायर वगैरह करना चाहते हैं तो बॉनफायर भी कर सकते हैं। अब काफ़ी अच्छा एरिया है, कैंपस है, इस तरीके से खुला हुआ एक कहना चाहिए कि बुग्याल है, छोटा सा गार्डन जैसा। यहाँ पे ढेर सारे लाइन से कैंप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर आके स्टे वगैरह कर सकते हैं और अपना वन नाइट के लिए नुब्रा में बना सकते हैं। अगर आप दोस्तों तुर्तुक जाते हैं तो यहाँ पे आपको 2 नाइट का स्टे बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुर्तुक के लिए आपको एक दिन डेडिकेटेड देना पड़ता है, तब जाके आपको तुर्तुक भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आ चुका हूँ मैं यहाँ पे डबल हेम्ड पे, जो कि नुब्रा वैली का एक खूबसूरत सा सैंड ड्यून्स है। इधर बैक साइड में देख सकते हैं, ये है पीछे का सैंड ड्यून्स, इधर भी है सैंड ड्यून्स, जो कि आपको वाइट सैंड की तरह दिखेगा, रेगिस्तान की तरह दिखेगा। काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे होती है एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए। वहाँ देख सकते हैं कैमल राइड हो रही है, तो कैमल राइडिंग वगैरह भी वहाँ करवा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे है ये श्योक रिवर, जो कि नुब्रा की तरफ जा रही है। तो ये श्योक रिवर है, और इस तरीके से यहाँ पे आप आएंगे, कुछ समय बिताएंगे, और काफ़ी अच्छा व्यू है। आप शाम के टाइम पे यहाँ पे आएंगे तभी आपको यहाँ का भरपूर आनंद मिलेगा। दोस्तों नुब्रा के सैंड ड्यून्स में जहाँ पे डबल हेम्ड कैमल होते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा दोस्तों, राजस्थान के जो ऊंट होते हैं, कैमल होते हैं, वो एक सिंगल हम्ड होते हैं, यानी कि सिंगल कुबड़ वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे लद्दाख में नुब्रा वैली में यहाँ पे डबल हेम्ड यानी कि 2 कुबड़ वाले यहाँ पे आपको ऊंट देखने को मिलेंगे। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अनोखा दृश्य था। तो यहाँ पे आप आइए और डबल हेम्ड में सफारी भी कर सकते हैं। इस नुब्रा के सैंड ड्यून्स एरिया में यहाँ पे आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलेगी, जिसमें से एक मार्कमैनशिप होता है, जिसको निशानेबाजी भी बोला जाता है। वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो भी देखने को मिलेगा। ATV मोटर राइड की भी यहाँ पे सुविधाएं हैं, वो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कैमल राइड भी कर सकते हैं। अगर मैं डबल हेम्ड कैमल की राइड की चार्ज की बात करूं तो दोस्तों 500 रुपये आपको एक कैमल का होता है, और सिंगल पर्सन उसमें बैठेगा। लगभग आपकी दोस्तों 15 मिनट की ये राइड होती है। तो कैमल पे यहाँ पे डबल हेम्ड कैमल पे राइड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे प्रतिदिन यहाँ पे डबल हेम्ड कैमल राइडिंग करते हैं। तो नुब्रा बेसिकली फेमस सैंड ड्यून्स के लिए है, और यहाँ पे कैमल राइड के लिए भी फेमस है। तो यहाँ पे आप आके कुछ समय बिताइए। दोस्तों वहाँ पे तो मैंने बता दिया कि एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही है, और ये है यहाँ का सैंड ड्यून्स बोलते हैं। इसका कलर हल्का ग्रेइश कलर आप देख सकते हैं, और अगर इसमें एक भी बार आंधी आ गई तो पूरा नुब्रा का कॉटेज, पूरे नुब्रा के होटल सारे के सारे पूरे धूल धूल हो जाते हैं। क्योंकि देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में ये खूबसूरत सा सैंड ड्यून्स है। यहीं पे सारी चीज़ें होती है, क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है। यहाँ पे कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं और कुछ लोग वीडियोग्राफी कर रहे हैं मेरी तरह। तो एनीवे इस तरीके से आप आएंगे खूबसूरत से नज़ारे को देखते हुए। लगभग अंधेरा होने वाला है, और यहाँ अंधेरा काफ़ी लेट होता है। अभी बज रहे हैं 7, यहाँ पे 7:30 पौने 8 बजे तक अंधेरा होता है समर के टाइम पे। इसके बाद हम चलेंगे वहाँ पे वापस से अपने टेंट स्टे पे। नुब्रा में आज विश्राम रहेगा। आफ्टर दैट फिर हम कल निकलेंगे पेंगोंग के लिए। नेक्स्ट डे दोस्तों हम निकल पड़ेंगे नुब्रा से पेंगोंग के लिए। आज का जो हमारा दोस्तों पड़ाव है नुब्रा से पेंगोंग में, हमारा आज पेंगोंग लेक घूमने के बाद टेंट स्टे वहां पे भी रहेगा, या फिर वहां पे कॉटेजेस भी मिलते हैं। नुब्रा से पेंगोंग जाते वक्त आपको शेह एक जगह पड़ेगी। तो शेह तक दोस्तों यहाँ पे रास्ते बहुत ज़्यादा खराब है। तकरीबन नुब्रा से 80 किलोमीटर की जो यात्रा है वो टोटल ऑफ रोडिंग वाली हमारी मिलती है, और समय भी हमको बहुत ज़्यादा लग जाता है, इसलिए क्योंकि रास्ते बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़, बड़े बड़े बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर्स के रास्ते देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप फाइनली 80 किलोमीटर तो जैसे तैसे तय कर लेंगे। इसके बाद आपको आगे के जो रिमेनिंग पार्ट है 60 किलोमीटर है, वो तो आपको थोड़े से अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचते हैं पेंगोंग लेक, जो कि इस खूबसूरत सी वादियों का आप आनंद ले सकते हैं। चलिए ये मैं आपको पेंगोंग लेक के बारे में भी आगे विस्तार से दिखाता हूं। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूं यहाँ पे, लगभग अपनी 150 से 160 किलोमीटर जर्नी तय करके नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक पे। मेरे पीछे देख सकते हैं इस खूबसूरत से लेक, जो कि अगर मैं इस लेक की आपको स्पेसिफिकेशंस बताऊं तो ये लेक 134 किलोमीटर लंबाई पे और 5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जिसमें से भी ये लेक इतना बड़ा है कि ये आधा हिस्सा से ज़्यादा चाइना को शेयर करता है, और कुछ पोर्शन हमारा इंडिया पे है। यानी कि 1/3 पोर्शन जो तकरीबन 53 किलोमीटर की जो ये लेक है, ये इंडिया को शेयर करती है, जो कि लद्दाख में है, और रिमेनिंग पार्ट जो है वो हमारा शेयर करता है चाइना में। तो इतनी बड़ी ये
पेंगोंग शो है, जिसको पेंगोंग लेक के नाम से जाना जाता है और काफ़ी पवित्र लेक है। इस लेक का पानी दोस्तों खारा है, जस्ट लाइक का समुद्र का पानी जैसा खारा होता है। समुद्र के पानी जितना तो खारा नहीं है, लेकिन फिर भी खारा पानी है। और यहाँ पे बात की जाए तो काफ़ी खूबसूरत सा यहाँ से व्यू आपको मिलेगा। इवनिंग के टाइम पे आप आइए, माउंटेन के बीच में इस खूबसूरत से लेक, पहाड़, और यहाँ पे 3 डेट्स वाले जो चेयर्स होती हैं 3 सीटिंग वाला, वो भी यहाँ पे आपको फ़ोटोशूट अगर कराना चाहते हैं उसमें वो चीज़ भी करा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्कूटर्स भी हैं, जो कि पुराने ज़माने वाले जो स्कूटर के साथ बैठ के शूटिंग कराना चाहें वो है, और बुलेट्स भी हैं। यहाँ पे हॉर्स के साथ भी आप फ़ोटो खिंचा सकते हैं, याक राइड भी होती है, याक के ऊपर फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आज फाइनली हम पेंगोंग लेक में स्टे लेंगे, और स्टे भी हमारा कॉटेज में रहेगा, जो कि पेंगोंग लेक से तकरीबन हमारा आधा किलोमीटर पे है। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे ये शूटिंग पॉइंट कहलाता है, यहाँ पे आया हूँ। इसके बाद हम जाएंगे अपने कॉटेज में, वहाँ स्टे करेंगे, और कल का दिन हमारा जो रहेगा वो लेक का रिटर्न रहेगा। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि पेंगोंग लेक में किसी भी तरीके का यहाँ पे होटल एकोमोडेशंस नहीं होते हैं। यहाँ पे जो भी स्टे होता है या तो वो टेंट स्टे होगा या नहीं तो वो कॉटेज स्टे होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको संसाधन उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो पेंगोंग में केवल और केवल एयरटेल का नेटवर्क है, जियो का भी थोड़ा बहुत नेटवर्क आ जाता है। आप अगर पेंगोंग के आसपास कहीं भी अपना कॉटेज स्टे बनाते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। हालांकि जो नुब्रा की बात की जाए तो नुब्रा में जियो और एयरटेल का दोनों का नेटवर्क बहुत प्रॉपर था। ओवरऑल मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि लेह लद्दाख के टूर में अगर आपको नेटवर्क की बात की जाए तो आपका एयरटेल का नेटवर्क ज़्यादा बेटर है, और जियो का भी इतना काम है कि आप फ़ोन वगैरह थोड़े बहुत नेट वगैरह इंटरनेट वगैरह कनेक्शन मिल जाते हैं, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके की पेंगोंग में कॉटेज स्टे होते हैं, जो कि पूरे प्लाई के बने होते हैं सारी मटेरियल, और यहाँ पे वॉशरूम भी आपका अटैच होता है, जिसमें आपका सब कुछ है इंक्लूड होता है, और गीज़र नहीं होता क्योंकि सोलार से यहाँ पे आता है। और जस्ट अगर आप निकलेंगे बाहर तो यहाँ से खूबसूरत सा लेक का व्यू। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉटेज स्टे होते हैं इसी मनोरम दृश्य के लिए। तो यहाँ पे आएँ, और वॉकिंग डिस्टेंस पे है यहाँ पे 100 मीटर पे हमारा लेक, और ये हमारा पूरा हिमालयन रेंज पेंगोंग का। यहाँ पे दोस्तों पेंगोंग में किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर की सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की जाती। ये सारा सिस्टम यहाँ पे सोलार पैनल पे चलता है। तो यहाँ पे जो पावर की समय होती है वो शाम को 7 बजे से 11 बजे तक आती है। उसी बीच में आपको अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करना है, क्योंकि इसके बाद लाइट अगेन ऑफ हो जाएगी और मॉर्निंग में आपको चेकआउट करना होता है। तो यहाँ पे जितने भी कॉटेजेस हैं सबका सोलार से ही सिस्टम चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पेंगोंग में आ रहे हैं तो अपने साथ बैकअप वगैरह ले आइए। अगर आपके पास ज़्यादा गैजेट्स वगैरह हैं तो पावर बैंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट डे हम पेंगोंग से वापस अब लेह की तरफ जाएंगे। पेंगोंग से लेह का जाने का रास्ता हमारा टोटल नया रहेगा। हमारा कोई भी ये जो रूट है वो एक सर्किट जर्नी की तरह होता है। हमारा कोई भी रूट रिपीट नहीं होता है इस लद्दाख के टूर पे। तो आज हम पेंगोंग से लेह के लिए रिटर्न होंगे, और आज इसमें भी हमको कुछ साइट सीइंग देखने को मिलेंगे, जिसमें से हमारा सबसे पहला साइट सीइंग आता है वो आता है थांगचे मोनेस्ट्री। दोस्तों पेंगोंग से लगभग 10 किलोमीटर पहले यहाँ पे एक थांगचे मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये मोनेस्ट्री जो कि यहाँ पे बुद्धा जी की स्टैचू है, साथ ही साथ नीचे मोनेस्ट्री भी बनी हुई है। तो आप यहाँ पे भी कुछ समय रुकिएगा। मोनेस्ट्री काफ़ी हाइट में है, ऊपर रोड से यहाँ तक आने के लिए आपको 5 मिनट का थोड़ा ट्रैक का और सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे तो लॉर्ड बुद्धा जी के थोड़े दर्शन कीजिए, और उसके बाद निकलेंगे अगले पॉइंट की तरफ। थांगचे मोनेस्ट्री घूमने के बाद हम अगले पड़ाव पे पहुंचते हैं। वो है हमारा इस लद्दाख टूर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, और वो है छांगला पास। दोस्तों पेंगोंग से लेह जाते वक्त आपको रास्ते काफी अच्छे मिलेंगे, यानी कि आपको रास्ते खराब तो नहीं मिलेंगे। केवल हमारा जो नुब्रा से पेंगोंग वाला रास्ता था वही खराब होता है। तो रोड कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है लेह तक के लिए। तो छांगला पास पहुंचते हैं, और छांगला पास पहुंच के मैं आगे का दृश्य आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं यहाँ पे 17,688 फीट पर छांगला पास पे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अभी चारों तरफ जो माउंटेन्स में पूरी स्मोकी ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे बहुत ही 5 से 10 मिनट ही रुका जाता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है इतना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होने के कारण। तो यहाँ पे आप आइए, थोड़ा फोटो वगैरह खिंचाइए, और इसके बाद यहाँ से प्रस्थान कीजिए अपने लेह की तरफ, और लेह में आने हमारा विश्राम रहेगा। यहाँ पे हमारे आर्मी भी तैनात है हमारी सुरक्षा के लिए, और काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ से सभी साइड से।
छांगला पास में दोस्तों यहाँ पे छांगला बाबा जी का एक मंदिर भी है, तो यहाँ पे भी आप मंदिर में जाकर विजिट कर सकते हैं, मत्थे टेक सकते हैं। इसके पश्चात आप निकल पड़िए अपने लेह के लिए रिटर्न। लेकिन इसमें भी आपको कुछ साइट सीइंग आते हैं, जिनमें से हमारा अगला पॉइंट आता है, वो आता है दोस्तों ठिस्के मोनेस्ट्री। ठिस्के मोनेस्ट्री दोस्तों काफी ज्यादा हाइट में बना हुआ है। ठिस्के मोनेस्ट्री में दोस्तों एंट्री करने के लिए आपको 50 रुपए की एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी, और ठिस्के मोनेस्ट्री पहुंचने के लिए तकरीबन आपको 10 मिनट चढ़ते ही जाना है, क्योंकि काफी ज्यादा हाइट में ये बसा हुआ है। तो यहाँ पे आप पहुंचिए। यहाँ पहुंचने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से पूरे विलेज का आपको एक खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनोखा आपको मनोरम दृश्य देखने को मिल जाएंगे। ये चीज़ें करने के पश्चात आप टेंपल में विजिट कीजिए, टेंपल में मत्थे टेकिए। टेंपल में मत्थे टेकने के बाद अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे मेडिटेशन हॉल भी बना हुआ है, और काफ़ी बड़ी पैमाने पर ये मोनेस्ट्री बनी है। मैंने इतनी बड़ी मोनेस्ट्री तो अपने इंडिया में शायद नहीं देखी है। तो ठीक से मोनेस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पहुँचने के पश्चात आप विजिट कीजिए, और कम से कम आपको आधे से 1 घंटे का समय इस ठीक से मोनेस्ट्री में लगेंगे। इसके पश्चात आप निकल पड़िए अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है आपका रेंचो स्कूल, यानी कि वही स्कूल जो कि 3 इडियट की मूवी की शूटिंग हुई थी। रेंचो स्कूल में दोस्तों यहाँ पे एंट्री कुछ भी आपको नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे दोस्तों 3 इडियट्स वाले आमिर खान की आपको पिक्चर्स देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कैफ़े देखने को मिलेगा, जो कि रेंचो कैफ़े के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको क्लासरूम के अंदर का तो हमको विजिट नहीं है परमिशन, लेकिन यहाँ पे आपको जो बाहर की मूवी शूटिंग हुई थी, जो इसके कैंपस की शूटिंग हुई थी, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारा घूम फिर के आप निकल पड़िए अपने अगले साइड सीइंग की तरफ, जो कि है आपका शे पैलेस। शे पैलेस भी दोस्तों काफ़ी हाइट पे बना हुआ है। चलिए आइए इसके बारे में भी मैं आपको एक ग्लिम्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों आज हम लोग पेंगोंग से लेह की तरफ आते वक्त एक और पॉइंट आता है, जिसको बोला जाता है यहाँ पे शे पैलेस। ये शे एक्चुअली जगह का नाम है, शे पैलेस बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा ऊपर चढ़ के आना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा थकान हो जाती है। तो ये जो पीछे देख रहे हैं बैक साइड में, ये शे पैलेस है, और शे पैलेस से कनेक्टेड एक यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा जी की एक स्टैंडिंग पोजीशन पे एक स्टैचू है। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं, यहाँ से भी स्टेयर्स बने हुए हैं, स्टेयर्स के थ्रू आप जाके फ़ोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। और अगर बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे एक सुंदर सा शे का लेक बोलते हैं, शे लेक बोलते हैं। और इसके बाद अभी हमारा अगला साइड सीइंग आएगा, जो कि है हमारा सिंधु घाट। तो आ गया हूँ मैं यहाँ पे अंतिम साइड सीइंग पे लेह का, जो कि है ये सिंधु घाट। ये मेरे बाजू में जो प्रवाह हो रही है, ये सिंधु नदी का प्रवाह है, और यहाँ पे घाट का निर्माण चल रहा है। अभी घाट पूरी तरीके से बना नहीं है, लेकिन घाट का कंस्ट्रक्शन चालू है। और मैं भी आने वाले समय पे यहाँ पे रात को आरती वगैरह भी होगी, सिंधु आरती जिसको बोलेंगे। तो फिलहाल ये बहुत ही अच्छा मनोरम दृश्य यहाँ से है। पीछे माउंटेन्स पूरे दिख रहे हैं, और यहाँ से भी आप देखेंगे तो चारों साइड पर्वत ही पर्वत है। तो यहाँ पे भी आप आइए, कुछ समय यहाँ पे भी बिताइए। काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो यहाँ आके ये साइड सीइंग आपका अंतिम रहा, और इसके बाद आज का रात्रिकालीन विश्राम हमारा लेह के होटल पे रहेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें घूमने के पश्चात हम आज अपना रात्रिकालीन विश्राम करते हैं लेह में, और अगली सुबह यानी कि लास्ट डे जो हमारा रहेगा, वो हमारी रिटर्न रहेगी अपने अपने स्थान के लिए। अगर आप फ्लाइट से रिटर्न लेना चाहते हैं, जैसे अगर आप बाई रोड आ जाते हैं, तो आप एक साइड बाई रोड आ जाइए, और सेकंड आप अपना रिटर्न जो है वो फ्लाइट से बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके का भी करेंगे तो आपको काफ़ी कन्वीनियंस पड़ेगा, और आपको समय भी बचेगा। अगर आप बाई रोड ही जाना चाहते हैं तो आप श्रीनगर के द्वारा आप वापस जा सकते हैं, साथ ही साथ जम्मू भी जा सकते हैं। जम्मू से भी आपको ट्रेन की कनेक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो आपका ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि कितने दिन की ट्रिप होती है, कितने दिन की क्या चीज़ें होती हैं। अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पे बेस्ट टाइम टू विजिट लेह लद्दाख के लिए, तो लेह लद्दाख का जो सबसे अच्छा समय होता है दोस्तों, वो समर का होता है, जो कि आपका लगभग अप्रैल में से स्टार्ट हो जाती है यात्रा। अप्रैल में से लेकर आपको जून तक तो बेस्ट टाइम होता है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी ठंड ज़्यादा देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन ये रहेगा कि यहाँ पे टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ये पीक सीजन होता है। अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल डेज में आना चाहते हैं तो आप जुलाई से अपना सितंबर लास्ट तक अपना टूर बना सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर में लेह लद्दाख टोटल वाइंड अप हो जाता है टूरिस्ट के पर्पस से, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ना चालू हो जाती है, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आप अक्टूबर में नहीं जा सकते। तो अगर आप सितंबर लास्ट तक अपनी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। यात्रा बस की तरफ से दोस्तों ग्रुप टूर भी जाएगा, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द वीडियो में होने वाली है। सितंबर मंथ के लास्ट वीक पे या फिर सेकंड लास्ट वीक में एक लेह लद्दाख का टोटल ग्रुप टूर जाएगा। जो आइटनरी मैंने आपको बताई हुई है, सेम आइटनरी हम फॉलो करेंगे, और इस तरीके से हमारा 8 से 9 दिन की हमारी लद्दाख टूर बनेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अपडेट सारी इसमें मिलते रहेंगी। तो चलिए लास्ट और अंतिम बात करते हैं दोस्तों कि इस लद्दाख टूर को करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाता है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अगर आप बाई रोड अपनी यात्रा करते हैं, और अगर आप टैक्सी हायर करके
घूमना चाहते हैं या फिर अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो पैकेज भी दोस्तों हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल दी हुई है, साथ ही साथ यहाँ पॉपअप में भी आपको नीचे डिटेल आ रही है। आप जो भी आपको डिटेल चाहिए, पैकेजेस चाहिए लद्दाख के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके आप अपने लद्दाख की पैकेज बुकिंग करवा सकते हैं। तो कॉस्ट की बात की जाए दोस्तों, तो अगर आप पैकेज लेके जा रहे हैं या फिर अगर आप खुद भी अपनी बजट आइटनरी बना रहे हैं तो लद्दाख का पैकेज थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि 4 महीने का सीजन होने के कारण होटल की टैरिफ, गाड़ी की टैरिफ, खाने पीने का थोड़ा सा चार्जेस यहाँ पे ज़्यादा होता है, जिस वजह से आप मान के चलिए कि आपको एक पर्सन का अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट 25,000 से लेके 30,000 के बीच में आपको डेफिनेटली पड़ेगा। अगर आप कपल हैं तो आपको मान के चलिए कि 50,000 एक मोटा मोटा कॉस्ट आपका जाएगा, और अगर आप मेंबर ज़्यादा हैं तब आपका ये अमाउंट कम होता जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के एक विस्तार पूर्वक वर्णन दोस्तों लेह लद्दाख का, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई होगी, लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की वीडियो दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। विश यू सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।